बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस के अंदर जो सज़ा ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। अब मरियम नवाज शरीफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, ना ही वो कन्विक्टेड हैं, बल्कि अब वो बाकायदा तौर पर अहल है इस हिसाब से कि वो कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगी। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये 2018 के इलेक्शन से चंद रोज़ पहले फैसला सुनाया गया। याद रहे कि 3 रेफरेंसेस बनाने का कहा था, 3 केसेस बनाने का कहा था सुप्रीम कोर्ट की पैनामा जजमेंट के अंदर। उनमें से एक ऐसे रेफरेंस थी जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा हुई, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस माहौल के अंदर और ख़ास तौर पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर और एक मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको सुपरवाइजरी जज बनाया गया, उनके मतहत ये मामलात आगे चले और कन्विक्शंस हुई। आज उनमें से एक कन्विक्शन जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे फाइनली तमाम आर्गूमेंट सुनने के बाद ओवरटर्न किया। बहुत से लोग भूल जाते हैं कि जब पहली मर्तबा अपील की गई थी और सज़ाएं मुअत्तल हुई थी तो लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे जनाब अतर मिनल्ला साहब, आज भी मौजूद हैं, उन्होंने गालिबन पैराग्राफ 28 था, उसके अंदर एक बात लिखी थी कि जो बादियुन नज़र में इनएक्यूरेसीज और जो फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं और जो फ्लॉज नज़र आ रहे हैं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट के अंदर, तो एक तासुर ये बन रहा है कि जो सज़ा हुई है वो दुरुस्त नहीं है। मेरिट्स बाद में डिस्कस हुए, अब जाके डिस्कस हुए, लेकिन अदालत के सामने जो मवाद आया ट्रायल कोर्ट के फैसले के हवाले से, ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को देखकर और जो मवाद नैब ने सामने रखा उसको देखते हुए अदालत ने अपनी राय का इजहार बादियुन नज़र में उस वक्त भी किया था। लेकिन आज फैसला आया। एक और गलतुल आम जो आज बहुत से लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी वो नैब कानून में तरमीम हो गई लिहाजा मरियम नवाज शरीफ को एक्विटल मिल गया, ये बात भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसलिए कि जिसे कहा जाता है ना कॉल्ड आउट लाउड इन द कोर्ट, यानी कि ये बात अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर अनाउंस की गई, प्रोनाउंस की गई और मौजूद जज साहिबान ने ये बात कही कि, और ये बात रिकॉर्ड के ऊपर थी कि मरियम नवाज शरीफ के वकील ने यानी अमजद परवेज साहब ने या किसी और भी वकील ने कोई भी रिलीफ नए कानून के तहत क्लेम नहीं किया था। तो ये बात भी फैक्चुअली क्लियर होनी चाहिए। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के केस के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि जी नैब ने यहाँ पर बड़ी लग्जिश दिखाई और नैब को कोई नई इंस्ट्रक्शंस थी इसलिए जानबूझकर केस ही नहीं लड़ा गया और बड़े ही थके हुए आर्गूमेंट्स दिए गए, कुछ अदालत को मुतमईन ही नहीं किया गया। अब मेरी अपनी रिसर्च है बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मरियम नवाज शरीफ के केस के अंदर 5800 सफ़ात थे। ये पेपर ट्रेल आमतौर पर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जाहिर बात है कुछ काम थोड़ी चरकरेजी करें तो पता चल जाता है। ये 5800 सफ़ात थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ट्रायल कोर्ट के अंदर जब ये फैसला हुआ तो वो क्या कानून और आइन के टच स्टोन्स के ऊपर उतरता था? जवाब नफ़ी में आता है। और उसका एविडेंस क्या है? उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला ओवरटर्न किया। अब जब इसकी डिटेल्ड रीजनिंग हमारे सामने आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा। एक और बात जिसको कहा जाता रहा कि नहीं वो ट्रस्ट डीड जाली, झूठी ट्रस्ट डीड दे दी, कैलिबरी फॉन्ट झूठा था, सब कुछ हो गया, लेकिन ये फैक्ट भी किसी ने इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि वो ट्रस्ट डीड जब अदालत के सामने आई यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा तो एडमिटेड फैक्ट है, ट्रस्ट डीड देने वाला लेने वाला दोनों कह रहे हैं कि ये मौजूद है और एक्यूरेट है। जब रॉबर्ट रेडले को क्रॉस एग्जामिन किया गया डिफेंस की जानिब से यानी डिफेंस काउंसिल की जानिब से, मरियम नवाज शरीफ के वकील की जानिब से, तो जिस कैलिबरी फॉन्ट के ऊपर बहुत चर्चा किया गया तो रॉबर्ट रेडले ने यह बात ऑन रिकॉर्ड कोर्ट के सामने ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन एडमिट की कि जी हां जो कैलिबरी फॉन्ट था वो कमर्शियली अवेलेबल तो 2006 के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले डाउनलोड किया जा सकता था, यानी 2006 से पहले 2005 में भी डाउनलोड किया जा सकता था। अब ये बात जहन में रखिए और वो लोग जो कि कानून को समझते हैं कि जब आप फौजदारी मामलात देखते हैं तो आपने साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और जहाँ पर डाउट क्रिएट हो जाए तो उसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं डिफेंस को जाता है। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनका जिक्र शायद आने वाले वक्त में जब डिटेल रीजनिंग आएगी इस फैसले की तो हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा मामला जो कि जिसने पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर दिया, आज वो फैसला ओवरटर्न हुआ। क्या इससे कोई रास्ता मियां नवाज शरीफ के लिए भी खुल रहा है
या आने वाले वक्त में उसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? मियां नवाज शरीफ साहब का अभी तक का जो स्टेटस है वो यही कि वो एब्सकॉन्डर हैं अदालत की नज़र में, कानून की नज़र में। क्या मियां नवाज शरीफ वापस तशरीफ़ लाएंगे या नहीं लाएंगे? इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त समझते हैं कि ये NRO मिल गया है, ये डील के तहत सब कुछ हुआ है। क्या ये सब कुछ डील के तहत हो रहा है या हो चुका है? इसके ऊपर अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारड़ साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया आपका तारड़ साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल शाहज़ेब साहब, डॉन न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदिल शाहज़ेब साहब। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे भाई हैं, मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में, आप उन्हें देखते हैं, हम उनके तज्ज़िये के बड़े फ़ैन हैं और अक्सर हम उनसे थोड़ी सी छेड़छाड़ भी कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे भाई हैं तो ये लिबर्टी तो हम उनसे लेते रहेंगे आने वाले वक्त में भी। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका भी। तारड़ साहब, सबसे पहले आपको जारी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छा दिन है और काफ़ी अदवार, काफ़ी एक मुश्किल दौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरी है, लेकिन एक देखिए आज आप वफाक के अंदर हुकूमत में हैं, चेयरमैन नैब आपके दौर में नए लग चुके हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि देखिए जी ये तो नई फ्रेश इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर उस वक्त फैसला कुछ मखसूस हालात में हुआ था ट्रायल कोर्ट में, तो आज भी मखसूस हालात हैं जिनमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा को ये रिलीफ मिली है। इस तासुर को कैसे ज़ाहिर कर पाएंगे आप तारड़ साहब? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस माहौल में ये केसेस बनाए गए थे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया और उसके बाद डे टू डे ट्रायल, पाकिस्तान की तारीख का अकाउंटेबिलिटी केसेस में वाहिद केस है अपनी नौयत का जिसके अंदर किसी भी अक्यूज का रोज़ाना की बुनियादों पर ट्रायल किया गया हो, जिसकी JIT में सुपरवाइजरी जजेस बैठे हों, जिसके ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुपरवाइज किया हो। तो देखिए वो माहौल तो आपके सामने था। अब उसके अंदर जो बुनियादी सवाल आज पैदा हुआ और पिछली 3 पेशियों पे ये सवाल नैब की प्रोसिक्यूशन से पूछा जा रहा था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर मुआवनत और एयानत का इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक जुर्म में मियां नवाज शरीफ की मुआवनत और एयानत की है। जब पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ पे अगर वो जुर्म साबित ना हो सके तो फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का क्या फेट होगा, तो कहा गया कि वो बाइज्जत बरी हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम क्या है। बताया गया कि उन पर आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने का इल्ज़ाम है। जब उसकी एविडेंस की बारी आई और पूछा गया कि उन फ्लैट्स के हवाले से बताया जाए कि कभी उन्होंने कोई पेमेंट की, ये बताया जाए कि क्या कोई टाइटल डीड या कोई ऐसा दस्तावेज रिकॉर्ड पे मौजूद है जो ये साबित करे कि इन फ्लैट्स है, तो इसका जवाब नफ़ी में आया। तो देखिए ये 10 साल गुजर जाते, 20 साल गुजर जाते, जब इस अपील ने अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंचना था। केसेस की एक जेस्टेशन पीरियड होता है, हर केस ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना होता है। और अपील में देखिए, अपील में क्या होता है, अपील में जो ट्रायल के दौरान बहस हुई होती है उन्हीं फैक्ट्स, उन्हीं दस्तावेजात के ऊपर आप अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, अपना व्यू फॉर्म करते हैं और बहस करते हैं। तो देखिए मैं ये समझता हूं कि ये इस केस का मंतकी अंजाम यही था। उजलत में, जल्दबाजी में, सियासी इंतकाम को जहन में रखते हुए जो केसेस बनाए जाएं उनका अंजाम यही निकलता है। और मैं ये समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ की ना सिर्फ वापसी का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि आज ये असल विंडिकेशन और असल बरियत मियां नवाज शरीफ की है, क्योंकि उनके खिलाफ जो 9A5 नैब ऑर्डिनेंस का आमदन से ज़ायद असासा जात बनाने का केस था वो साबित नहीं हो सका। उसी की बुनियाद पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बरी हुई हैं, उनकी अपील एक्सेप्ट हुई है। तो मियां नवाज शरीफ जब भी फैसला करें और आके अपनी अपील फाइल करें तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तारड़ साहब, एक सवाल यहाँ पर ये है ना कि ये आर्गुमेंट भी साथ ही गो के मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत हो गई, अब उनका तो कोई अब मामला नहीं है, ना उन पर कोई केस है ना कि कोई और कन्विक्शन है, लेकिन एक सवाल अपनी जगह मौजूद है जो कि सियासी तौर पर भी पूछा जाता रहा है कि जी एट द एंड ऑफ द डे कोई पेपर ट्रेल नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था, फ्लैट कैसे लिए, प्रॉपर्टीज़ कैसे ली, ये सवाल आज तक है और हर एक के दिमाग में रहेगा। साथ ही साथ आपने कहा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन तो अल अजीज़िया में भी हुई है, एवन फील्ड में भी हुई है। चलिए एवन फील्ड की हद तक तो एक रास्ता बनता हुआ नज़र आता है, लेकिन अल अजीज़िया और उस अल अजीज़िया वाले रेफरेंस के अंदर उसमें मियां नवाज शरीफ की कन्विक्शन वहाँ तो बड़ा हैवी चार्ज है और वो अभी तक जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट की वो इन फील्ड है। नहीं, मगर देखे ना, अल अजीजिया में ऑलरेडी जो सेंटेंस सस्पेंड हो चुका था, सिर्फ एवन फील्ड का सेंटेंस बाकी था
वो सेंटेंस तो अपनी जगह सस्पेंडेड है, इवन दो फाइनल अपील की एक्सेप्टेंस नहीं हुई, मगर जो उनकी बेल हुई थी और सेंटेंस सस्पेंड हुआ था वो अल अजीजिया, देखिए 3 रेफरेंस थे, फ्लैगशिप में बरी हो गए, अल अजीजिया में सजा हुई और सेंटेंस सस्पेंड हुआ, हाई कोर्ट ने किया। एवनफील्ड की अपील आपको याद होगा डिस्पोज ऑफ हुई थी इस बिना पे कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे उनको ये हक हासिल होगा कि वो ये अपील दोबारा फाइल कर सके, ये पिछले साल की बात है। तो अब सिर्फ एक सजा बाकी थी और वो एवनफील्ड की थी। अब उसके अंदर एक रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूं। मियां नवाज शरीफ एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो सियासत में आते हैं 1985 में, ठीक है, 1960 की दहाई, 1970 की दहाई उनके वालिद ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल की बुनियाद रखी 1969 में। आप पुरानी तस्वीरें देखें जहां पे चाइनीज जो है डेलीगेशंस आ रहे हैं, अयूब खान साहब फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं, यंग मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ अपने वालिद के साथ मौजूद हैं। ये एम्पायर सियासत में आने से कई दहाइयों पहले मियां शरीफ ने खड़ी की थी। अब जब 2006 में गल्फ स्टील मिल लगी यूएई के अंदर, उसके तहत फिर आगे ये फ्लैट खरीदे गए थे और वो मामला था मियां शरीफ के दरमियान और उनके पोते हुसैन नवाज के दरमियान। मियां नवाज शरीफ बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर इस मामले से दूर रहे हैं। तो देखिए साबित ये करना था कि मियां नवाज शरीफ ने ये काम किया है। और मैं तो देखिए पहले दिन से ये कह रहा हूं कि कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई किसी किस्म का इसमें कोई ब्राइबरी नहीं है। दोनों मामले देखिए ना, करप्शन, किकबैक, ब्राइबरी, कमीशन, ये एसेट बियॉन्ड मींस है, बट एसेट बियॉन्ड मींस साबित करना होगा ना कि एसेट मियां नवाज शरीफ ओन करते हैं। नहीं वो तो उनके वालिद ने एक एसेट खरीदा था और क्योंकि वो वहां पे रहते हैं, तो देखिए इस तासुर को भी जायल होना होगा। और मैं ये सवाल भी उठाना चाहता हूं कि देखिए इस मुल्क के बहुत सारे सियासतदान हैं। एक सियासतदान है, उनके वालिद सरकारी इंजीनियर थे, अब वो भी 400 कनाल के महल में रहते हैं। ये तो देखे ना, एसेट बियॉन्ड मींस तो एक बड़ी वेग टर्म है, ये तो हर किसी को इस मेयार पे पूरा करना होगा। वो तो मगर सर्टिफाइड सादिक और अमीन हो सुप्रीम कोर्ट से, तो उनकी बात करते हुए तो वैसे ही आपको बड़ा ख्याल वो कहते हैं कभी फ्लैट बेचे, कभी जमायमा ने पैसे दिए, कभी कहते हैं फ्लैट बेचे, कभी कहते हैं कोई ट्रस्ट था, कभी कहते हैं तोहफा था। तो देखिए बात ये, मुझे तो सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि कुलसूम नवाज साहिबा जब फौत हुई, दुनिया से वो रुखसत हो गई, आखिरी अयाम में मियां साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके साथ टाइम ना गुजार सके, जेल काटी, बदतरीन हालात में काटी, और एक शख्स ललकार के कहता था मैं एसी उतार लूंगा, मैं फलां फैसिलिटी बंद कर दूंगा। बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। वो हमारे 5 या 6 साल वापस कौन ला के देगा? ये तो बात, ये तो अजाला कौन करेगा और उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? ये बात, सवाल तो मैं भी उठाता रहा हूं कि देखिए अभी मियां नवाज शरीफ साहब हैं, चलें अगर फाइनली अगर वो उनकी बरियत होती है तो ये सवाल वो भी उठाएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उठा सकती हैं, आज चीमा उठा सकते हैं, फवाद हसन फवाद उठा सकते हैं, और बहुत से लोग PMLN के बहुत से लोग जिनकी बाद में बेल ऑर्डर्स आए। सवाल तो वो भी हर कोई उठा सकता है कि मेरी ज़िंदगी के प्रेशियस ईयर्स अगर ज़ाया किए या मुझे जेल में रखा और मेरी इज़्ज़त पर हार्फ आया, तो उसका जवाब, उसके उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बट आदिल शाहज़ेब साहब, आपके नज़दीक बहैसियत एक सहाफ़ी के, आपको आज कानून और इंसाफ फाइनली विंडिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है, या कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आज जो हुआ है दिस इज़ मॉकरी ऑफ जस्टिस? नहीं, विंडिकेट होता बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। और मैं सिंपल यहां से स्टार्ट लूंगा कि आज सिर्फ कानून की नहीं, पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों की फतह हुई है। मैं क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि आज से ये साबित हो चुका है कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो कि 2016 से शुरू हुआ था वो अंडू होना शुरू हो चुका है। 2016 पे अगर हम रिवर्स करके चले जाएं, मियां नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया, क्यों निकाला गया, वो बिल्कुल वाज़ेह है अब हमारे सामने। किस तरह से अदालतों से सजाएं दिलवाई गई वो तो अब ओपन सीक्रेट है। फिर अगर मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की बेटी भी होती लेकिन उनकी जानशीन ना होती तो उनके साथ ये नहीं होना था। चूंकि उनकी जानशीन थी और उनको आउट करना प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जरूरी था तो उनको भी आउट किया गया। फिर उसके बाद जहाज भर भर के जिस तरह लाए गए और घोड़े पे चढ़ा के इमरान खान साहब को इक्तिदार दिलवा दिया गया, और फिर उन्होंने 3.5 साल जो किया
वो भी सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ चुका है कि अब अदालतों से भी हमें शो हो रहा है और अदरवाइज भी शो हो रहा है कि तमाम सियासी जमातों से जो 2016 ऑनवर्ड्स एक लेवल प्लेइंग फील्ड लिटरली छीन ली गई थी, वो अब वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। और ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, जमहूरी कुव्वतों के लिए भी बेहतर है, और ये लागू हम करेंगे तरीके इंसाफ पर भी। देखें, जब 2016 में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन 16 ऑनवर्ड शुरू हो चुकी थी, तो जियो के अलावा या हम जैसे दो सहाफियों के अलावा कौन उस वक्त बोलने की इस पर जुर्रत कर सकता था? कॉलें आ जाती थी कि आप वन साइडेड शो कर रहे हैं। आज का फैसला यह साबित करता है कि 2016 से जो लोग हम जैसे लोग कह रहे थे हम वन साइडेड बात नहीं कर रहे थे, हम हक और सच के साथ खड़े थे। अगर आज इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ हुआ, हम जैसे लोग उस पर बोले, आप उस पर बोले, या मतलब शहबाज गिल के साथ जो हालांकि उन्होंने जो किया था, तो मेरा ख्याल है कि अगर मुस्लिम लीग, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और PMLN या पीपल्स पार्टी का एक बंदा ऐसे करता जो कि शहबाज गिल ने किया है, तो मेरा ख्याल है कि उसको उम्र कैद अब तक हो गई होती। तो ये जो सारी चीजें, इसको हमें देखना पड़ेगा और तहरीक इंसाफ को भी आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, वो मुल्क के लिए बेहतर है। और दूसरा मुनीब साहब देखें, एक चीज और आज एक साबित हो गई है कि इस मुल्क में जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, चाहे वो भुट्टो साहब की फांसी थी, वो बाद में साबित हुआ जस्टिस नसीम हसन शाह ने खुद कहा वो एक जुडिशल मर्डर था, तो तारीख कभी भी माफ नहीं करती जब भी आप सियासी मकासद के लिए सियासी जमातों को विक्टिमाइज करते हैं। अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, वो आज साबित हो रहा है, आस्ता आस्ता साबित हो, क्या चाहे आप उसे डील का नाम दें, चाहे आप उसे ढील का नाम दें, लेकिन आज ये साबित हो रहा है कि उनको ऑस्ट किया गया इमरान खान को लाने के लिए। फिर इमरान खान साहब ने जो मुल्क के साथ किया वो हमारे सामने। देखें, घुड़सवारी तो आप जो है वो बंदे को तो आप घोड़े पे उठा के बिठा देते हैं, लेकिन घुड़सवारी उसके साथ कर नहीं सकते। 3.5 साल उनके साथ सपोर्ट करके घुड़सवारी की गई, फिर पता चला कि यार ये तो घोड़ा चला ही नहीं सकता, वो तो घुड़सवारी कर ही नहीं सकता। फिर ऑब्वियसली फिर मुल्क का भी सोचना पड़ता है। फिर जब वो सपोर्ट हटी, सबने देखा कि खान साहब जो है वो जो दावे कर रहे थे वो धड़ाम से नीचे जो है वो गिर गए। फिर आप नैब की बात कर लें, देखिए नैब ने जो किया, 3.5 साल आपने एक शख्स की वीडियोस भी बना ली, उस खातून को PM हाउस में भी बिठा दिया, आप फिर भी कुछ साबित ना कर सके। एक केस आप बता देना, चाहे वो शाहिद खाकान हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो, चाहे वो एहसन इकबाल हो। देखें एहसन इकबाल, आप फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप उठा के देख लें। एहसन इकबाल आज तो साबित हो गया है कि आपने नारोवाल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए कौमी खजाने को आपने कितना नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही। अगर खान साहब के दौर में जो हुआ 3.5 साल, जिसे मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझता था, अभी भी समझता हूं, और अगर आज तहरीक इंसाफ के साथ हुआ तो आज भी हम खुल के कहेंगे, लेकिन फिलहाल उनके साथ होता नहीं नजर आ रहा। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, अगर तहरीक इंसाफ के साथ आज शुरू हो जाए, आप यकीन करें 90% तहरीक इंसाफ जो है वो आज जेलों में होती, जो इनके साथ हुआ। और जो नैब नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक देखें, अभी तक नहीं हुआ। और हमें एक देखें, और मुनीब यहां पे देखें, एक चीज हमें और भी समझनी होगी कि क्या इमरान खान साहब की जगह अगर कोई और लीडर होता जिन्होंने इतनी ब्लेटेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, आज भी उन्होंने किया है, आज भी उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिटरली, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उनको आप क्यों, ये तो आप लिटरली हमें बता रहे हैं कि ये दो निजाम इंसाफ हैं। मतलब आप नवाज शरीफ को खड़े खड़े निकाल लें, यूसुफ रजा गिलानी को खड़े खड़े निकाल लें, लेकिन दूसरी जानिब जो है आपका फॉरेन फंडिंग केस है, लेकिन इमरान खान साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को खातिर में नहीं लाते। वैसे उन्हें कंटेम्प्ट में भी बुलाया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, अब तो शायद जाती हैसियत में भी बुलाया हुआ है, लेकिन शायद इमरान खान साहब वहां जाएंगे नहीं और इसी तरह ही करते रहेंगे। अतर काज़मी साहब, एक बात ठीक है, ये जो अगर हम टोटल जो पहला जुमला आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान था और वो जो सारा सिलसिला था वो अंडू होना शुरू हो गया है, क्या ये तासुर आपको नज़र आता है कि ये अब प्रिवेल कर रहा है या आपको कुछ और ऐसी बातें नज़र आती है? क्योंकि अदालत के सामने तो देखिए, हम जितने तज्जिए तबसरे कर दें, अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन ने जाकर केस प्रूव करना था,
बाय द वे ये वही प्रोसिक्यूटर थे फाइनली आज जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में केस आर्ग्यू किया था। आज अदालत के सामने वो 1 घंटा भी लास्ट नहीं कर सके फाइनली, और उससे पहले पहले उनके आर्गूमेंट्स भी ढेर हो गए और ना ही अदालत के उन 4 सवालात के जवाबात आए। आपको लगता है कि ये कुछ तब्दील हो गया है, या सिरे से आपको भी लगता है कि नहीं, केस इतना मजबूत था ही नहीं, वो स्टैंड कर ही नहीं सकता था हाई कोर्ट के लेवल पे? देखें, ऑब्वियसली जब जो तफसीली जजमेंट आएगी उसमें मोअज़्ज़िज़ अदालत अपना जो फैसला, जो भी रीज़न्स हैं वो तफसील से लिखेंगे, तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा उसके ऊपर कमेंट करना कि उन्होंने क्या उसमें रीज़न्स दिए हैं। लेकिन ये कतन किसी तौर पे भी जो कानूनी अमल है उसकी इंतहा नहीं है। लेकिन आज अदालत ने ये कह दिया है कि मरियम बीबी को एक तरह से उन्होंने विंडिकेट किया, ये मानना पड़ेगा, इसलिए कि इसी अदालत से अगर खान साहब को रिलीफ मिलता है और मरियम बीबी को मिलता है तो ये नहीं हो सकता कि आप इनकार कर दें कि जनाब ये ठीक नहीं हुआ। अदालत नहीं फैसला करना है ना, मैं और आप तो टीवी पे बैठ के फैसला नहीं कर सकते। अब इसके आगे अगर कोई कानूनी अमल मजीद हो सकता है, नैब अगर चैलेंज करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं मुनीब भाई जिनकी तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जो मौजूदा कानून में तब्दीली की गई है, अगर ये तब्दीली हो गई होती तो क्या फिर इस तरह का कोई केस बन सकता था? एक ये भी क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है, जो फ्लैट्स हैं वो फ्लैट्स आज भी उधर हैं। फ्लैट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 2006 में खरीदे गए, लेकिन उन फ्लैट्स की मलकियत 90 की दिहाई से नहीं बदली। मैं बीबीसी में काम करता था, बीबीसी का रिपोर्टर था, हमने बीबीसी से खत लिखे थे हसन साहब को, हुसैन साहब को, और उनसे पूछा था कि आप कह रहे हैं कि 2006 में आपने फ्लैट्स खरीदे, और पर फ्लैट्स की मलकियत जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं वो तो 90 की दिहाई से चेंज ही नहीं हुई। नीलसन और नेस्कोल अभी भी उसको ऑन करते हैं। तो फिर आपने 2006 में किस तरह खरीदे? कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें। आपने जिक्र किया कि इस केस के अंदर कई हजार डॉक्यूमेंट हैं, अगर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया जाए ना, देखें एक तरफ कानूनी जंग है जिसके मैंने आपको पहले अपना मौकिफ दे दिया, लेकिन ये जो शरीफ खानदान है ये मुल्क का एक बड़ा सियासी खानदान है, उसके ऊपर एक इल्जाम है फ्लैट्स के हवाले से, उन्हीं फ्लैट्स में वो रह रहे हैं, वहीं से वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे कि वो कब खरीदे गए। तो ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है ये चीज? तो ये भी एक बड़ा इशू है ना। और दूसरा, जहां तक ये बात है कि प्रोजेक्ट इमरान खान था, और वो जो प्रोजेक्ट था क्या वो कोई यूगोस्लाविया से किसी ने बनाया था? किसने बनाया था वो प्रोजेक्ट? आपको भी पता है, हमें भी पता है, बना दिया है अपना काज़मी साहब, आपको भी पता है, आपको भी पता है। नहीं, मेरी उम्र छोटी है, मुझे बहुत सारी चीजों का नहीं पता चलता ना। तो मैं दूसरा आपको कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। मुनीब साहब, आपका दिल है कि मैं नीचे जाऊं तो वो कहीं इधर मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, मैंने चेक कराया नीचे, सारा साहब ने भी चेक कराया, डाला कोई नहीं खड़ा हुआ नीचे, फिक्र ना करें। चलें, ठीक है। जब तक तारड़ भाई है मुझे फिक्र नहीं है ज्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, अगर इमरान खान साहब को घोड़े पे बिठा के लाए थे तो इस वक्त भी तो प्राइम मिनिस्टर के खुसूसी त्यारे में इसाक डार साहब आए ना। देखें, इसाक डार साहब उतने ही पाकिस्तान के शहरी हैं जितना मैं हूं। इन अदालतों से उनको कानून के मुताबिक रिलीफ मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं इल्जाम लगा दूं और उनको करप्ट करार दे दूं। लेकिन इशू क्या होता है? देखें, ऑप्टिक्स ये होती हैं कि एक शख्स जो इतने अरसे से अदालत में पेश नहीं हो रहा, वजीर आजम का जहाज जाता है, उसके जहाज के ऊपर एक इदारे का नाम लिखा हुआ और वो उसमें बैठ के आते हैं। क्या ये चीज आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है? क्या आम शख्स को इसी तरह इंसाफ मिलता है? तो देखें, बहुत सारी इसका सियासी पहलू है जो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। सियासी पहलू, कानूनी पहलू भी आप कह रहे हैं अभी तक क्लियर नहीं हो। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात है, जरा उस हवाले से बात कर लेते हैं। और एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो कि अभी तक मौजूद है कि देखिए जी, ठीक है आप कह रहे हैं विंडिकेशन हो गई, लेकिन वो प्रिंसिपल सवाल तो इमरान खान साहब करते रहेंगे कि जी आपके पास सबूत कोई नहीं है, ये फ्लैट कैसे बने, 2006 से पहले आपके पास थे, आपकी पोजेशन में थे, ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। जरा सियासी एलिमेंट पर भी बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तारिक साहब, ये फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट कर रहे हैं आज, और उन्होंने फरमाया अपनी ट्वीट में, अब कौम का अगला सवाल ये है कि जज साहिबान हमें बताएं कि लंदन के अरबों रुपए के अपार्टमेंट्स जिनमें शरीफ फैमिली बरसों से रिहाइश पजीर है और जहां जायदाद बच्चे दे रही है, आखिर किसके हैं? तो सवाल तो ये तारिक साहब, ये तो होता ही रहेगा मेरे ख्याल में, बियॉन्ड लॉ एंड बियॉन्ड जस्टिस एंड बियॉन्ड कोर्ट डिसीजंस। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ, मैं इस सवाल की तरफ भी आता हूँ। देखिए, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में इमरान खान साहब को मौका दिया जाए तो तब भी तो सवाल पैदा होते हैं, मगर कोर्ट की इज्जत तकरीम में कोई बात नहीं करता।
तो वो फैसला कबूल है। ये फैसला जो एक नाइंसाफ़ी पे मबनी ट्रायल कोर्ट का सेंटेंस था और उसको ओवरटर्न किया गया है, ये काबिल कबूल नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बड़ों से हमारे भी मरासिम हैं, मियाँ शरीफ साहब के भी मरासिम थे। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब अगर मौका दें तो मैं पर्सनली उनको ये सारी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मियाँ शरीफ की मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई कि मियाँ शरीफ साहब ने कैसे एक बिजनेस एम्पायर खड़ी की थी। सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नेशनलाइजेशन की गई, उसके बाद दुबई में जो है जाके उन्होंने स्टील इंडस्ट्री दोबारा लगाई जो गल्फ स्टील मिल है। तो देखिए मियाँ शरीफ के लगाए गए जो मिल्स थी, जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्रीज थी, जो बिजनेसेस थे, उसका तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जो नेस्कॉल और नीलसन की बात होती है जिन कंपनीज के जरिए ये फ्लैट्स खरीदे गए थे, उसमें बुनियादी सवाल तो आज भी ये है ना कि मियाँ नवाज शरीफ का इन कंपनी से क्या ताल्लुक है। मियाँ नवाज शरीफ ने इन फ्लैट्स की एक्विजिशन में, इनकी खरीद में या इनके आगे मामलात के अंदर क्या किरदार अदा किया? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है जो ये साबित करे कि मियाँ नवाज शरीफ का इन फ्लैट से कोई लिंक है? जवाब नफी में आता है क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का कोई लिंक नहीं है। अब मियाँ शरीफ साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, हुसैन साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं। उनके जो ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स बिजनेस बने हैं, बड़े हैं, उनकी डेथ के बाद जो इनहेरिटेंस में उनकी औलाद, उनके बाकी ग्रैंड चिल्ड्रन को जो असासाजात ट्रांसफ़र हुए हैं, वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक 3 टाइम्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को और उसकी साहबजादी को इस बात की सजा दी गई कि उनके एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, जबकि ना एसेट उनका था, ना उन मीन से कोई ताल्लुक था जिनसे वो एसेट्स बनाए गए। या तो हमें बताया जाता ना खास्ता फलां सरकारी प्रोजेक्ट में, फलां ठेके में कोई किकबैक या कमीशन लिया गया है, उनसे ये फ्लैट बनाए गए हैं, खुदा ना खास्ता, या कोई और इल्जाम जो है वो लगाया जाता, उसको साबित किया जाता। मगर आज जब मुजफ्फर अब्बासी साहब पोजीशन है। अच्छा मुझे ये एक सवाल ये भी है, अभी हमारे भाई आदिल शाहजेब साहब ने कहा कि ये फाइनली प्रोजेक्ट इमरान खान अनडू होना शुरू हो गया, ये उनका तज्जिया है। अब ये तासुर ये है, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं सब कुछ जो हो रहा है, सागडार साहब देखिए आज मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी इसका जिक्र किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में गए थे जिसे इमरान खान साहब कहते हैं वो भाग गए थे, फिर अब वो वापस तशरीफ़ लाए एज यू नो एज फाइनेंस मिनिस्टर डेजिग्नेट, तो वो आए उसी जहाज़ के ऊपर। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का मामला वो किस मंतकी अंजाम को पहुँचता है वो भी हमारे सामने। तो डू यू थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एन अरेंजमेंट या कोई ऐसी चीज़ है कि जो कि बदल रही है किसी जगह पर? क्योंकि ये एक ऐसा परसेप्शन है जो शायद, चले मैं नहीं कहूँगा कि बहुत जोर पकड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर जान ज़रूर है। लोग इसके ऊपर बात ज़रूर करते हैं कि नहीं द टाइड हैज़ टर्न्ड और हालात बदल गए हैं। अगर वो मखसूस हालात थे तो आज भी मखसूस हालात हैं। वो कहते हैं ना कि यू कैन फूल some of the people all the time and all of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. यानी आप कुछ वक्त के लिए सब लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ लोगों को सब वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर आप सब लोगों को सब वक्त के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 2014 और उससे पहले जो झूठा बयानिया घड़ा गया था करप्शन का, लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई थी कंटेनर के ऊपर से, बाकायदा हमारी नौजवान नस्ल को पॉइजन किया गया था, झूठ बोल बोल के, चोर चोर डाकू डाकू के नारे लगा लगा के, और जो जहर घोला गया था उस पे मबनी जब ये केसेस बनाए गए तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, इनका एक जेस्टेशन पीरियड था। ये कोई उम्र कैद की या सजाए मौत की सजाएं तो नहीं थी कि ये केस ख़त्म हो गए और लोगों को कन्विक्शंस हो गई और उसके बाद कोई निकलने का रास्ता नहीं है। ऑब्वियसली लीगल स्ट्रैटेजीज होती हैं, केसेस का एक टाइम होता है जिस पर उन्होंने डिसाइड होना होता है। तो ये 3-4 साल बहुत बड़ा अरसा होता है जिसके अंदर केसेस डिसाइड हो जाया करते हैं। आप हाईजैकिंग केस का जो मियाँ नवाज शरीफ साहब पे 99 में बना था उसका मंतकी अंजाम देख लें, इस असासों वाले केस का देख लें, बाकी डार साहब के केसेस का देख लें, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब अपने आप को बहुत इंटाइटल्ड समझते हैं। वो लाड प्यार में इतना बिगड़ा हुआ एक शख्स है जो समझता है कि जो अच्छी चीज़ हो वो मेरा हक है, जो मेरे खिलाफ बुरी चीज़ हो रही है वो मेरे खिलाफ साजिश है। मुझे बता दें, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया घड़ा हो झूठा और अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत को दाव पे लगाया हो? आज भी जो तकरीरें कर रहे हैं, न्यूट्रल ये न्यूट्रल वो, न्यूट्रल के खिलाफ नारे लगाओ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ललकारो, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किसने की थी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम किसने तजवीज़ किया था?
और अब अगर वो न्यूट्रल फैसले कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल जो हैं वो कुछ फैसले हमारे खिलाफ भी आते हैं, कुछ तरीके इंसाफ के खिलाफ भी आते हैं, मगर अब ऑब्वियसली 2018 की तरह आरटीएस नहीं बैठ सकता। मुख्तलिफ जमातों के लोग टूट टूट के जो जौक दर जौक तरीके इंसाफ में शामिल हो रहे थे, और जो जनूबी पंजाब महाज बन रहा था और पंजाब की हुकूमत जिस तरह बनी थी, वो अब खान साहब को ये बुरी आदतें और ये लत पड़ गई है, और ये लत अब छोड़ना होगी। आप हर वक्त एक सेलिब्रिटी स्टेटस और अपने आप को रियासत से बड़ा नहीं समझ सकते कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि मैं रियासत से भी बड़ा हूं, मेरी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया जाए। ठीक है, एक फैसला आपके खिलाफ आता है या कोई आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप बिल्कुल रोंदी मारना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, चीखो पुकार बर्पा कर देते हैं। ये देखिए, ये किसी और ने किया होता इस मुल्क में, जो खान साहब ने पिछले 1.5-2 महीने में किया है, तो आप देख लेते क्या अंजाम होता। मैं अभी भी समझता हूं कि ये जो अभी ऑडियो लीक हुई है जिसमें खान साहब अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं मैंने खेलना है, यानी आप देखिए कि हसास नौयत का मामला है, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, ताल्लुकात हैं, उसको बैनुल-अक़वामी साजिश का नाम देके कहा जा रहा है मैंने खेलना है। तो मैं समझता हूं इस पे भी बड़ी स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बट वो कार्रवाई तो इतने आराम से जाने नहीं दिया जाना चाहिए। ये कार्रवाई तो आपने करनी है। आप मैं वही कह रहा हूं वो मैं वही अर्ज कर रहा हूं, कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर इंशाल्लाह हमारी मुशावरत जारी है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी अवाम देख रही है कि इंशाल्लाह इस मामले पे ये एब्सोल्युटली नॉट का जो ये झूठा नारा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, गुमराह किया गया है, ये हकीकत कौम के सामने आएगी और खान साहब को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि सिर्फ इक़्तिदार से दूरी, अपने एमएनएस को संभाल नहीं सके, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैनेज नहीं कर सके। अब अगर हर वक्त ये चाहते हैं कि हांग हांग के लोगों को इनके साथ शामिल करवाया जाए, वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हो गई। आपके अपने साथी जिन पे आपने केसेस बनाए थे, जहांगीर खान तरीन हो, अलीम खान हो, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपकी करते थे, आपने उनको फारग कर दिया, उनकी बेटियों तक पे पर्चे कराए, हथकड़ियां लगवाई, जेलों में भेजा। उसके बाद आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हो गई। अब आप न्यूट्रल को दोष दें, आप अमेरिका को दोष दें, आप बाहर खड़े होकर जो रेडी पे फ्रूट बेच रहा है उसको दोष दें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा तारिक साहब, एक बात अभी मैं, क्योंकि इससे पहले कि मैं असर काज़मी साहब और आदिल शादी साहब के पास जाऊं, एक बात अभी ख्वाजा आसिफ साहब कुछ देर पहले हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने से पहले पंजाब में तब्दीली जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो जब हम यहाँ चेक करते हैं, बात करते हैं, तो कोई नज़र नहीं आता कैसे तब्दीली, कोई होमवर्क कौन सा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करके? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अच्छा, बहुत आसान है। देखिए, हमने क्राइसिस क्रिएट करना हो ना, अब इशू ये है कि पंजाब असेंबली का जो मौजूदा इजलास है ये जून से चल रहा है और इस इजलास को प्रोरोग नहीं होने दिया जा रहा, उस इजलास को खत्म नहीं होने दिया जा रहा, बावजूद इस बात के कि जो डेली अलाउंस है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, टीएडीए की मद में, एमपीएस की तनख्वाहों की मद में, अखराजात की मद में तकरीबन 1 करोड़ रुपया रोजाना इस पे खर्च आ रहा है। और इस इजलास को परवेज इलाही साहब इसलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि जिस दिन ये इजलास खत्म हो गया और हमने गवर्नर को कहा कि वो इन्हें एतमाद का वोट लेने का कहें, तो परवेज इलाही साहब से एतमाद का वोट इसलिए नहीं लिया जाएगा कि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अराकीन की जो हिमायत है वो दरकार है। अब इनके पास एग्जैक्टली 186 अराकीन हैं, 1-2 मुल्क से बाहर हैं, कुछ 10-12 नाराज बैठे हैं जिनको काबीना में कोई रोल नहीं दिया गया, जिनको फंड नहीं दिए गए, जिनके काम नहीं हुए, अब वो नाराज बैठे हैं। अब उनका राब्ता हमारे से भी है और उनका राब्ता कुछ हमारे जो तरीके इंसाफ के नाराज अराकीन जो छोड़ के हमारे पास आए थे उनसे भी है। तो इसमें परवेज इलाही साहब के लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। पंजाब में एक आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा और जिस दिन ये इजलास खत्म हुआ, परवेज इलाही साहब अल्लाह ताला के फजल से, मैं ये बड़ा बोल नहीं बोलता मगर 186 वोट लेने में बिल्कुल नाकाम रहेंगे क्योंकि गवर्नेंस में उन्होंने बुजदार साईं को भी पीछे छोड़ दिया है, सैलाब में वो गए नहीं। 131 नई गाड़ियां 1.3 अरब रुपए की वो खरीद रहे हैं। ये इजलास तो प्रोरोग ना हो, चलता ही रहे, तो कौन रोक सकता है किसी को? नहीं, गवर्नर देखिए, जब इजलास चल रहा हो उस दौरान एतमाद के वोट लेने का नहीं कहा जा सकता। उसके लिए एक नया इजलास बुलाना पड़ता है और वो सिर्फ इसी मकसद के लिए बुलाना पड़ता है जिसमें एतमाद का वोट लिया जाए। बिल्कुल। तो ये इजलास खत्म इजलाई साहब नहीं तो वो अगर नहीं करते तो आपके पास क्या ऑप्शन बने हैं जो इंतकामी कार्रवाइयां चलाते रहेंगे इजलास पे।
चलिए फिर एक और ऑप्शन ये है कि फिर तरीके अदम एतमाद जमा करा दी जाए। ठीक है, हमारी वर्किंग जारी है। ठीक है, 10 से 12 अरकान से हमारा इस वक्त रब्ता है। ये फिगर 15-16 क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि हमने आगे कैसे चलना। अच्छा ठीक, एक मुख्तसर सा ब्रेक जी, वापस आते हैं अतर काजमी साहब और आदिल शादिब साहब के पास। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अतर काजमी साहब, एक बात है जो कि अभी मैं आदिल साहब से पूछूंगा, तारड़ साहब ने बड़ी दफ़ा कही है और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से हमारे दोस्त इंक्लूडिंग तारड़ साहब सब कहते हैं कि इमरान खान साहब का एक स्पेशल स्टेटस है, वो अब तक मौजूद है और जायज़ है, वो जिस मर्ज़ी की पगड़ी उछाल दें, जिस मर्ज़ी को ललकार दें। और अभी जो उन्होंने वो साइफर वाली सारी बात की कि लेट्स प्ले विद इट, तो अगर ये किसी और ने की होती तो अब तक बड़ा कुछ हो चुका होता। तो अब तक इमरान खान साहब के लिए तो कोई ऐसा नर्व रेकिंग काम नहीं हुआ। देखिए, अब अगर इमरान खान साहब ने कोई ऐसी हरकत की है वो खिलाफ कानून है तो उसके ऊपर कार्रवाई तारड़ साहब की हुकूमत ने करनी है। देखिए, अगर आपका ये बयानिया है कि इमरान खान साइफर के ऊपर खेल रहे हैं और इस साइफर में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मुनीब भाई, इसी साइफर के ऊपर 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, 2 दफ़ा इलामिये जारी हुए, 1 दफ़ा उस इजलास की सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की। तो इशू तो कुछ ना कुछ तो है ना। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई इशू नहीं है तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, एक कमीशन बना दें सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में, वो इसके ऊपर तहकीकात करे और इमरान खान के बयानिए को आप गलत साबित कर दें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इशू क्या है यहाँ पे? देखें, ये सारी बातें मैं भी बात करूंगा, आदिल भाई भी करेंगे, आप भी करेंगे, तारड़ साहब भी करेंगे। अब ये फैसला कौन करेगा इन सारी चीज़ों का? कुछ तो कानूनी चीज़ें वो अदालतों में हल होंगी, लेकिन ये अवाम का इज्तिमाई शऊर ये फैसला करेगा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि आपने अवाम को गुमराह कर दिया या अवाम के जहन कच्चे हैं। आज के दौर में अवाम जो समझती है, देखती है, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करती है, उसके बाद वो अपना फैसला करते हैं। तो मेरे ख्याल में जब हम इलेक्शंस में जाएंगे, अगर वो ये समझते हैं कि जो पीडीएम के अंदर जमाते हैं या जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनका बयानिया ठीक है, वो ठीक सियासत कर रहे हैं, तो वो उनको वोट दे देंगे। अगर वो खान साहब को सही समझेंगे तो उनको वोट दे देंगे। इशू ये है कि उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। बात की जा रही है प्रोजेक्ट ये, प्रोजेक्ट वो, लाडला। भाई अवाम को दे दें, फैसला करने दें, अवाम बता दे कि कौन हमारा लाडला है। तो वो इलेक्शन से क्यों हम भाग रहे हैं, ये बड़ा इशू है। ये एक बात है। अभी अवामी शऊर की बात की आदिल शादिब साहब, तो अभी असद कैसर साहब का हवाले से बयान चल रहा है कि इमरान खान साहब अवामी शऊर को शायद उजागर करने के लिए हफ्ते के रोज़ लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे और बता देंगे कब उन्होंने लॉन्ग मार्च करनी है। तो इन ऑल विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, ये सब कुछ होते हुए इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च, सियासी मंजरनामा क्या होगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2 हुकूमतें हैं सूबों में उनकी? देखिए, सिर्फ वन लाइनर मुनीब भाई, इमरान खान साहब पहले ही लेट हो गए। इमरान खान साहब ने एडवांटेज जो लेना था उन्होंने वो खो दिया है काफी हद तक। अच्छा। वो काफी लेट हो चुके हैं, अब उनकी टीम भी एग्जॉस्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। अच्छा, सॉरी मुनीब भाई, मेरे ख्याल में इमरान खान का जो अपना सियासी शऊर है और जो रियासती शऊर है, अगर वही वो नौजवान में उजागर करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ज़रा मैं थोड़ी सी मायूस कुन बात करूंगा कि अब तक उन्होंने जो भी किया है, देखें आपका आधा मुल्क डूबा हुआ है। और मैं ये तारड़ साहब ने भी जो बात की उससे भी बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि आप पंजाब में इस वक्त जो हुकूमत चेंज करना चाहते हैं, इस वक्त मुल्क मजीद पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आधा मुल्क आपका डूबा हुआ है जनाब। आप मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बड़े ज़बरदस्त बाहर दौरे किए। दुनिया हमारे लिए रो रही है, हम जनाब घुसे हुए हैं मजीद पोलराइजेशन में, लॉन्ग मार्चों में घुसे हुए हैं, लीक्स में घुसे हुए हैं, और इनमें हम जर्नलिस्टों का भी काम है। देखें, खान साहब को मैं हार्शली इस वक्त क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं, उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मेरे लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग, ANP ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सबके लिए जो है पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर बाहर बैठे हुए हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारा आधा मुल्क डूबा हुआ है और वो उनके साथ रोना शुरू कर देते हैं, आप यहां से स्टेटमेंट देते हैं ये सारे करप्ट हैं, इनको पैसे ना दें। अगर फ्रेंच प्रेसिडेंट से मुलाकात हो रही है, आप यास्मीन राशिद साहिबा से ट्वीट करवा देते हैं, उसको तौहीन मजहब से आप जोड़ देते हैं। खुदा के लिए रहम करें, वो लोग जो डूबे हुए हैं, जो सैलाब मुतासिरीन है, आप उन पे तो कम से कम सियासत ना करें ना। मतलब स्वाद डूब रहा था, आपने हरीपुर में जलसा कर दिया, चले ठीक है, सरफे नजर कर दे। लेकिन इस वक्त अगर आप लॉन्ग मार्च लेके आ भी रहे हैं, पॉलिटिकल
प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें अंडू होना शुरू हो गई हैं, इंसाफ मिलना लोगों को शुरू हो चुका है, जमहूरी कुव्वतों को, जो कि मिलना भी चाहिए। अगर आप लॉन्ग मार्च लेके आ भी गए तो उसका अब कोई इंपैक्ट होगा नहीं। स्पेशली ये जो साइफर वाला मामला है, जो लीक आ चुकी है, जो कि इस तरह की लीक्स नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल उसको ओपनली कंडेम करना चाहिए। लेकिन उसके कंटेंट पे अगर आप जाएं तो वो तो साफ जाहिर है कि आपने एक साइफर को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके एक अमेरिकी साजिश बना दी। आप उस पर खेले, आप उस पर नहीं खेले, आप अपने मुल्क के साथ खेले, आप फॉरेन अफेयर्स के साथ और मुल्की इंटरेस्ट के साथ खेले। जब आपको पता था कि आईएमएफ के साथ मामलात हमारे तय पाने हैं, आईएमएफ पे यूएस का इन्फ्लुएंस है, फैटफ में आप फंसे हुए हैं, आप रोजाना अमेरिका को लताड़ रहे हैं, दूसरी जानिब आप अमेरिकियों से मिल भी रहे हैं, अमेरिकी सफीर को आप खैबर पुख्तूनख्वा का दौरा भी करवा रहे हैं, उनसे इमदाद भी ले रहे हैं। ये जो दोहरा मेयार सियासत है, खान साहब को मतलब रियासती मामलात से निकलना होगा। आप ठीक है नवाज शरीफ को लताड़ें, जरदारी साहब को चोर कहें, मरियम नवाज को लताड़ें, लेकिन खुदा के लिए रियासती मामलात से आप निकल आए। देखिए आपने तो उन लोगों के साथ क्या जो इन्होंने मतलब आप इदारे में बगावत फैलाने इन्होंने कोशिश की, शहबाज गिल का बयान क्या था, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? दोबारा इख्तिदार में आने के लिए आप एक तरफ कह रहे हैं आवाम को राय दें, यार 5 साल पूरे होने दें, 5 साल के बाद जब इलेक्शन में जाएंगे आप 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएं, क्योंकि इस वक्त तो अगर आप लॉन्ग मार्च लेके आ भी जाएं, देखिए सिंध में अगले 6 महीने मुनीब साहब, हामिद मीर साहब से आप पूछ ले, अगले 6 महीने सिंध में इलेक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल वहां पे स्कूल्स और पुलिस स्टेशन तबाह बर्बाद हो चुके हैं, बलूचिस्तान में नहीं हो सकते। तो मतलब आपको उन लोगों की परवाह नहीं है। आपने टेलीथॉन कर लिए, अरबों, आपने वो अरबों कहां गए? ये आप अवाम में जाएं और आप अवाम को बताएं कि मैं आपका दर्द है मेरे लिए, मैं सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च किसके लिए करना चाह रहे हैं? इसीलिए कि मुझे दोबारा इख्तिदार में लेके आए। और इदारों पर क्यों तनकीद कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि इदारों ने कुछ गलत किया, इदारों ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सियासत से वो पीछे हट गए, ठीक हो गया। दबाव ये इसलिए डाल रहे हैं कि मुझे आप दोबारा लेकर आए इख्तिदार। अतादार साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड आखिरी सवाल है आपसे कि अभी असद कैसर साहब कह रहे थे कि अगले 8 दिन से 1 दिन ऊपर नहीं होगा और कॉल आ जाएगी इमरान खान साहब की और लॉन्ग मार्च हो रहा होगा। मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि होता ना, कहते हैं ना ब्रेस योर सेल्फ, तो क्या यू आर गोइंग टू ब्रेस योर सेल्फ कि भाई इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के जो हालिया दिनों में जलसे हुए हैं उसमें थिनिंग आउट हुई है बहुत बड़ी तादाद में। खान साहब के पास इस वक्त एज वी स्पीक इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फुल फोर्स से लॉन्ग मार्च लेके आए। लास्ट टाइम भी उसमें ऑल्दो अल्लाह की फजल से मेरा बड़ा किरदार था बतौर वजीर दाखिला पंजाब, हमने पंजाब से बिल्कुल इनको रोका था, मगर उसके बावजूद ये जब अटक से आए हैं और लोगों को लेके आए हैं तो इधर इस्लामाबाद सेंटोरस नहीं पहुंचे थे तो पीछे कोई बंदा साथ नहीं था। खान साहब की जमात में अब वो रिवायती जो सियासी जमातों में हुआ करता है वो काम शुरू हो गया है कि वो अब धरने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, लोग फटीग्ड हैं, लोग थक गए हैं और लोगों को होप नज़र नहीं आ रही कि खान साहब अपने मकासद में कामयाब होंगे। और देखिए जहाँ तक इलेक्शन की बात है, सैलाब की तवाकारियाँ एक तरफ हैं और ये असेंबली मुद्दत पूरी क्यों ना करे, अर्ली इलेक्शंस कॉल करने का क्या जवाब खान साहब के पास है? सिर्फ एक जवाब है कि मैं इक़्तिदार से बाहर हूं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर खान साहब ऐलान कर भी दें, लोग इतनी तादाद में नहीं निकल रहे, हम इंशाल्लाह पूरी तरह तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने यहाँ पे मीटिंग्स भी की हैं और इस्लामाबाद पुलिस भी वेल इक्विप्ड है, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर कोई समझता है कि इकोनॉमिक यहाँ पे इंस्टेबिलिटी को मजीद जो है वो डीप कर देगा, इस बात की कतई इजाजत नहीं है, पूरी सख्ती से निपटेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतातार साहब आपका, जनाब अतर काज़मी साहब और आदिल शाहजेब साहब ने हमारा साथ दिया। आपको प्रोग्राम देखा जी आपने, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।